दाऊद इब्राहिम के गैंग में छोटा राजन वो शख्स था जिसने डी कंपनी को कॉर्पोरेट लेवल पर स्टैब्लिश किया, लेकिन आगे चलकर अबू सलेम और छोटा शकील दाऊद के करीबी होते चले गए और छोटा राजन के खिलाफ दाऊद के दिमाग में जहर भरने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि मन ही मन दाऊद और राजन के रिश्ते खराब होने लगे। साल 1993 के बम ब्लास्ट के बाद तो सिचुएशन पूरी तरह से बिगड़ गई और छोटा राजन डी कंपनी छोड़ने के डिसीजन तक पहुंच चुका था। ये मौका था दाऊद की बेटी और पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे की शादी का रिसेप्शन। ये रिसेप्शन दुबई के आलिशान होटल में ऑर्गेनाइज हुआ, जहां छोटा राजन को भी जाना था। वो अपने नेटिव प्लेस से पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी वहां एक फोन आया कि तुम पार्टी में मत जाना, बल्कि वहां से फौरन निकल लो, तुम्हारी फील्डिंग लग चुकी है। इतना बोलकर सामने वाले ने फोन कट कर दिया, लेकिन अब तो छोटा राजन की फटी पड़ी थी। यहाँ से चुपचाप निकलने का मतलब था दाऊद से घनी दुश्मनी मोल लेना, और यहाँ रुकने का एक मतलब था जिंदगी से हाथ धो लेना। छोटा राजन ने दाऊद से दुश्मनी मोल लेने का रास्ता चुना और वहां से भागकर इंडियन एम्बेसी पहुंच गया, जहां वो एक रॉ एजेंट से मिलकर इस बात की डील करता है कि तुम मुझे सिक्योरिटी दो, बदले में मैं तुम्हें दाऊद को खत्म करने में मदद करूंगा। इसके बाद छोटा राजन इंडियन रॉ एजेंट की मदद से वहां से भाग गया और सुरक्षित जगह पर चला गया। आगे चलकर छोटा राजन को सीधे सीधे दाऊद को टपकाने का टास्क दिया गया। क्या वो टास्क कंप्लीट हुआ? यदि वो फेल हुआ तो उसके पीछे का कारण क्या था? चलिए जानते हैं आज के वीडियो में ये सारी कहानी। जब उस पार्टी में फाइनली छोटा राजन नहीं पहुंचा तो दाऊद ने जब इस बात को नोटिस किया तो उसका पारा 7वें आसमान पर चला गया, क्योंकि छोटा राजन डी कंपनी का बहुत बड़ा राजदार था। वो डेफिनेटली डी कंपनी और दाऊद इब्राहिम पर बहुत बड़ा खतरा बनकर मंडरा रहा था। इसीलिए जब दाऊद इब्राहिम वापस पाकिस्तान आया तो उसने छोटा शकील को ऑर्डर दिया कि किसी भी तरीके से छोटा राजन को ढूंढो और वो जहां मिले उसको वहीं टपका डालो। देखते ही देखते लगभग 2 साल का समय बीत गया। छोटा राजन रॉ एजेंट के सपोर्ट से नेपाल के काठमांडू पहुंचा, फिर वहां से मलेशिया में वो आराम से समय काट रहा था। तभी एक दिन फोन की एक घंटी बजी और दूसरी तरफ से आवाज आई कि दाऊद इब्राहिम का समय पूरा हो गया है, उसको टपकाने का टाइम आ गया है, तुम तैयारी कर लो। वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो दोस्तों वो फोन रॉ एजेंट का था जिसने 2 साल बाद छोटा राजन से कांटेक्ट किया और दाऊद इब्राहिम को लेकर एक सटीक इनपुट उसके पास था। आपको बता दें कि दुबई में खतरे को देखते हुए दाऊद इब्राहिम ने दुबई को भी छोड़ दिया और वो पाकिस्तान के कराची शहर में आकर रहने लगा, जहां उसे पाकिस्तान सरकार के साथ साथ वहां की खुफिया एजेंसी का भी पूरा सपोर्ट हासिल था। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी के अंदर रहा करता था। वो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइज्ड वेपन से लैस कमांडो के साथ साथ आईएसआई के एजेंट की सिक्योरिटी में रहता था। वो कभी भी अपने सिक्योर जोन से बाहर नहीं निकलता था। पब्लिक प्लेस में उसका बाहर आना जाना बहुत ही कम होता था। अपने इसी सिक्योर जोन में रहकर वो पूरी दुनिया में चल रहे अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट को ऑपरेट करता था। डी कंपनी को उसने एक कॉर्पोरेट लेवल पर हैंडल करना शुरू किया और अपने लोगों को टास्क दिया करता था। इस बीच दाऊद की बेटी मारिया इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। इसके गम में डूबा दाऊद घटना के 40 दिन बाद एक दरगाह पर माथा टेकने के लिए आने वाला था। इस बात की जानकारी इंडियन रिसर्च एनालिसिस विंग यानी कि रॉ को लग चुकी थी और रॉ के एजेंट चाहते थे कि इस मौके का फायदा उठाते हुए दाऊद इब्राहिम को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पर इस काम में भारत सरकार या फिर भारत सरकार के किसी भी एजेंट का हाथ हो, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस बात को ध्यान में रखते हुए रॉ ने दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की दुश्मनी का फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने छोटा राजन को दाऊद के प्लान के बारे में बताया और साथ ही ये भी कहा कि तुम्हारे पास दाऊद इब्राहिम को मारने का ये बढ़िया मौका है। ये घटना है साल 1998 की, जब मुंबई के नागपाड़ा में छोटा राजन के सबसे सीक्रेट प्लेस पर इसका सबसे भरोसेमंद आदमी विकी मल्होत्रा बैठा हुआ था। अचानक उसके पास फोन आया और सामने से नाना यानी कि छोटा राजन की आवाज आई। उसने बताया कि कुछ दिन के बाद दाऊद इब्राहिम अपने सिक्योर जोन से बाहर निकलकर एक दरगाह पर माथा टेकने जाएगा। हमको इस समय दाऊद इब्राहिम का काम तमाम करना है, तुम पूरी तैयारी कर लो और अपने बेस्ट शूटर्स की टीम तैयार करो। इसके बाद छोटा राजन का सबसे खतरनाक शार्प शूटर विकी मल्होत्रा अपने काम पर लग जाता है। वो अक्खी मुंबई से अपने शूटर को बुलाता है और एक खतरनाक टीम को तैयार करता है। इसके बाद ये सभी दाऊद इब्राहिम का गेम बजाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद 27 मई 1998 को छोटा राजन के 7 शार्प शूटर्स मुंबई से नेपाल के लिए रवाना होते हैं। 28 मई की रात ये सभी काठमांडू के एक होटल में स्टे करते हैं। इसके बाद अगली सुबह फ्लाइट पकड़कर पाकिस्तान के कराची शहर में लैंड करते हैं।
पाकिस्तान स्थित कराची एयरपोर्ट पर छोटा राजन के लिए काम करने वाला एक आदमी इन लोगों से मिलता है और वो उन सभी को पाकिस्तान के कराची स्थित डिफेंस कॉलोनी में ले जाता है। वहां से अल मंसूर अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर इन लोगों के लिए कमरा बुक किया जाता है, जहां ये सभी रुकते हैं। विकी मल्होत्रा, एजाज लकड़ावाला, फरीद तानाशाह है, वालू डोकरे, विनोद मटकर, संजय घाटे और बाबा रेड्डी। जी हाँ, ये वही 7 शार्प शूटर है जो दाऊद इब्राहिम को मारने के इरादे से उस दिन कराची पहुंचे। इस अपार्टमेंट में रुकने के लिए 2 दिन बाद इन लोगों के पास मॉडर्नाइज्ड वेपन का एक कैरेट आता है, जिसमें 4 AK-47, 4 हैंड ग्रेनेड, 4 पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस थे। फाइनली वो दिन और वो घड़ी आती है जब इन लोगों को दाऊद इब्राहिम को टपकाना था। हजरत अली शाह दरगाह के बाहर दरगाह से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक मारुति वैन में ये सभी लोग दाऊद इब्राहिम के आने का इंतजार कर रहे थे। इनके पास एक बैग भी मौजूद था जिसमें हथियार रखे हुए थे। अपनी बेटे की मौत के 40 दिन बाद दाऊद इब्राहिम इस दरगाह पर माथा टेकने के लिए रवाना हो चुका था। थोड़ी ही देर में दाऊद इब्राहिम अपने काफिले के साथ दरगाह के सामने पहुंचा। उसके काफिले में लगभग 30 गाड़ियां थी। गाड़ियों के रुकते ही हर एक गाड़ी से हथियार बंद कमांडो बाहर निकले। उन्होंने आसपास देखा और जब उन्हें सिचुएशन क्लियर दिखी तो दाऊद को भी उतरने का इशारा दिया। इन्हीं गाड़ियों में से एक गाड़ी में सफेद कुर्ता पजामा पहने, चश्मा लगाए एक व्यक्ति उतरा और दरगाह के अंदर चला गया। यही व्यक्ति अंडरवर्ल्ड का डॉन और मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम था। ये देखकर छोटा राजन के शूटर हैरान रह गए कि दाऊद इब्राहिम के साथ 10-15 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 150 कमांडो उसकी सुरक्षा में मौजूद थे। जबकि इन लोगों को बताया गया था कि दाऊद इब्राहिम कराची में खुद को इतना सेफ महसूस करता है कि उसके साथ मुश्किल से 10 से 15 लोग मौजूद रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक दाऊद इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लेकर वहां क्यों पहुंचा। दाऊद इब्राहिम दरगाह के अंदर जाता है और लगभग 20 मिनट तक उसने दरगाह के भीतर ही बिताया। उसके बाद सीधा वापस अपनी गाड़ी के पास आया और गाड़ी में बैठकर अपने काफिले के साथ वापस से रवाना हो गया। दाऊद इब्राहिम का इंतजार कर रहे इन सभी 7 शूटर्स ने कोई हरकत नहीं की और ना ही किसी तरीके का कोई हमला किया, क्योंकि अचानक इतनी ज्यादा सिक्योरिटी का मतलब था कि इन लोगों का प्लान कहीं ना कहीं लीक हो चुका है। ये लोग तत्काल अपनी गाड़ी से वापस आए। मंसूर अपार्टमेंट के इस रूम में अभी ये लोग कमरे में दाखिल ही हुए थे कि फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से छोटा राजन की आवाज आई, जल्दी निकलो वहां से, हमारा प्लान लीक हो चुका है, बहुत जल्द ही दाऊद के लोग वहां पहुंचने वाले होंगे। इस फोन कॉल को सुनने के बाद जिसको जैसा मौका मिला, समय मिला, वो वहां से अलग अलग रवाना हो गया। कोई ऑटो पकड़कर, कोई टैक्सी पकड़कर वहां से रवाना हुआ। सभी ने अपने हथियार वहीं छोड़ दिए। कुछ ही देर में सारे के सारे शूटर्स कराची के डिफेंस कॉलोनी से निकल गए और किसी तरीके से सभी सुरक्षित रूप से वापस इंडिया आ गए। इन लोगों के निकलने के थोड़े ही समय बाद कराची पुलिस की एक टीम उस अपार्टमेंट पर पहुंची और वहां छानबीन करने लगी। इन लोगों को वहां पर कोई भी आदमी नहीं मिला, लेकिन वहां मौजूद हथियारों को कराची पुलिस ने बरामद किया और इससे अंदाजा हो गया कि दाऊद इब्राहिम को मारने की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। यदि समय पर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तो दाऊद इब्राहिम नॉर्मल सिक्योरिटी के साथ कराची की दरगाह पर जाता तो दरगाह के भीतर ही उसका गेम बजा दिया जाता। इन सब के बावजूद एक सवाल था जो छोटा राजन को परेशान कर रहा था कि आखिर मेरा ये प्लान लीक कैसे हुआ। इस घटना के 2 साल बाद छोटा राजन को यह खबर मिली कि ये प्लान मिर्जा दिलशाद बेग ने इधर उधर किया। वैसे तो ये नेपाल पार्लियामेंट की कैबिनेट का एक मिनिस्टर था, लेकिन ये बेसिकली पाकिस्तान और ISI के लिए काम करता था। आगे चलकर छोटा राजन ने मिर्जा दिलशाद बाग की हत्या करवा दी। तो ये थी पूरी कहानी उस प्लानिंग की जिसके तहत दाऊद इब्राहिम को मारा जाना था, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है, एंड टाइम पर छोटा राजन के शूटर्स ने जो डिसीजन लिया वो सही था या गलत? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।